हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने कुछ माइग्रेशन की थ्योरीज को देखा था, कुछ लोगों के बारे में हमने जाना था। आज हम लोग पॉपुलेशन के कुछ टर्म्स के बारे में करेंगे, खास करके पॉपुलेशन पिरामिड, सेक्स रेशियो, डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी आज हो जाएगा। इसके बाद का जो टर्म बचता है वो अर्बनाइजेशन एंड ये सारी चीजें हैं। तो अर्बनाइजेशन वाला जब मैं मॉडल्स एंड थ्योरी करूंगा तब अर्बनाइजेशन समझाऊंगा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन की कौन कौन सी थ्योरीज हैं। और उसके बाद बचता है कि इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का चीजें, इंडिया का डेटाबेस, जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे अंत में, उस समय देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा पॉपुलेशन का लास्ट क्लास होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित। कल हम लोग रिसोर्स ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक बार खींच दिया जाए सिलेबस, उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बचेगा तो उसको करेंगे। ठीक है। सिलेबस के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सिलेबस हम लोग करके रहेंगे, जनवरी तक हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। नवंबर में है, दिसंबर जनवरी अभी है हमारे पास टाइम। तो जनवरी तक हम लोग बहुत अच्छे से सिलेबस अपना कवर करेंगे। एमसीक्यू भी करते रहेंगे साथ के साथ जब भी टाइम मिलेगा। सैटरडे सैटरडे तो फिर से इस वीक से हम रिज्यूम कर देंगे कि सैटरडेज को वीकली क्लास आ जाए। जो लोग टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी हो सकता है, और www.thegeoclass.com पे जाके भी आप देख सकते हैं। www.thegeoclass.com जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे बहुत सारी रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन और बाकी सारी चीजें आपको अवेलेबल होती रहेंगी। तो यू कैन चेक दिस वेबसाइट फ्रिक्वेंटली। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज कुछ शब्द बताऊंगा, ठीक है। वो शब्द ध्यान रखना है। उस शब्द पे तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस शब्द पे तुम्हारे अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो वो शब्द थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लेना है कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके। पहला है डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता। ठीक है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक में ऐसा माना जाता है कि जो हमारा 15 से लेके 65 तक का एज ग्रुप है, ये वर्किंग क्लास होता है, ये प्रोडक्टिव क्लास होता है। मतलब कि 15 से 65 के, कहीं कहीं पे तो ये 15 से 60 भी है, यानी 59 भी है, कहीं कहीं पे 15 से 16 से 64 है। ये माना जाता है कि ये जो 15 से 65 वाला कैटेगरी है, ये लोग ही एक्टिव प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो पॉपुलेशन के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो इन सारे फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक तो ये लोग हो गए। इसके बाद और इसके पहले के कुछ लोग हैं, यानी कि 0 से 14 वाले लोग, और 65 से जब तक मर ना जाए, जब तक उनकी मोर्टेलिटी ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक के लोग, इन लोगों को माना जाता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है। इन सबको क्या माना जाता है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या? कि ये वाला जो पॉपुलेशन है, ये अपने जीवन यापन के लिए, ये अपने भोजन के लिए, ये अपने अन्य क्रियाकलापों के लिए इन लोगों पे डिपेंड होता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं निर्भरता या फिर डिपेंडेंसी। ओके। अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, निर्भरता अनुपात क्या है? कि मान लो किसी देश में टोटल जो वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन है वो 100 लोग हैं, और 30 लोग ऐसे हैं जो लोग काम नहीं करते। यानी ये 30 लोग ऐसे हैं जो 0 से 14 या 0 से 15 और 65 से ज्यादा के एज ग्रुप में आते हैं। तो इनका जब तुम रेशियो निकालोगे तो इसको हम लोग डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। ठीक है। निर्भरता अनुपात कहते हैं। इस निर्भरता अनुपात को, इस डिपेंडेंसी रेशियो को भी आगे दो तरह से समझा जाता है। ठीक है। एक को कहते हैं चाइल्ड डिपेंडेंसी, ठीक, दूसरे को कहते हैं ओल्ड एज डिपेंडेंसी। अब इसमें ये 30 लोगों में क्या है, हो सकता है कि 10 लोग छोटे बच्चे हों, यानी 0 से लेकर 15 का पॉपुलेशन हो, और 20 लोग ओल्ड एज हो। तो जब इस 10 लोगों का टोटल पॉपुलेशन पे निकालोगे, किसका? बच्चों का, तो उसको हम लोग चाइल्ड डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, शिशु निर्भरता कहते हैं। और जब इन लोगों का निकालोगे जो 65 से ज्यादा वाले का है, उनको हम लोग
ओल्ड एज डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा, 3-4 चीजें समझी। पहले हमने समझा कि पॉपुलेशन में 3 ग्रुप है, एक बच्चों का ग्रुप, एक वर्किंग एडल्ट का ग्रुप, वो ग्रुप जो कि काम कर रहा है, कमा रहा है, और एक बुजुर्गों का ग्रुप। ठीक है, अब बुजुर्ग कितने हैं और बच्चे कितने हैं, उनके टोटल का जब रेशियो निकालोगे तुम, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन से कितने लोग काम कर रहे हैं उसके पॉपुलेशन से, तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिपेंडेंसी रेशियो। जब सिर्फ बच्चों का करोगे, जब सिर्फ किड्स का रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा, चाइल्ड डिपेंडेंसी। एंड जब तुम बुजुर्गों का निकालोगे तो क्या मिलेगा, ओल्ड एज डिपेंडेंसी। इतनी बात समझ गए। डिपेंडेंसी याद रहेगा क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है याद रहेगा, इस पे क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, है ना। बहुत आसानी भाषा में, एकदम बच्चों वाले टर्म्स में समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछो, जहां मर्जी पूछो, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं मैं तुम लोगों को पूछने का, तो आस्क। अब आते हैं हम लोग इस तरह से दिखने वाले एक चीज को, जिसको हम लोग कहते हैं एज सेक्स पिरामिड। क्या कहते हैं, एज सेक्स पिरामिड। सबसे पहले तो समझो क्या होता है, ये एक पिरामिड नुमा आकृति है। पिरामिड देखा है, मिस्र का पिरामिड इजिप्ट में होता है, तेरी ओर गाना जो शूट हुआ था, है ना, पिरामिड तुमने देखा। पिरामिड कैसा होता है, नीचे से उसका चौड़ा बेस होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो क्या होते जाता है, संकुचन उसमें होते जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, उसका एरिया कम होता जाता है। जब पॉपुलेशन की चीजों को इस तरह से हम अरेंज करें कि वो पिरामिड जैसा दिखने लग जाए, किस किस चीज को, एज को और सेक्स को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एज सेक्स पिरामिड कहते हैं। ठीक है, एज सेक्स पिरामिड में ये जो वाई एक्सिस है, इस वाले एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, इस वाले एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखो एज दिया हुआ होता है, क्या होता है, एज होता है। एंड वाई एक्सिस पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा एज, वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे क्या है, एज। ये जो एक एक शब्द ध्यान से सुनना, ये जो एज वाला पार्ट होता है वो हर 4-4 साल में डिवाइड होता है। यानी कि पहला जो सबसे नीचे बार होता है वो 0 से 4 का एज होता है, उसके ऊपर 5 से 9 का होता है, उसके ऊपर 10 से 14 का, फिर 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29। यानी हर बार का जो एज स्पेसिफिसिटी है, जो एज का कंपोनेंट है, वो 4 साल का होता है। ठीक है, समझे। दूसरा, इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, ये जो पिरामिड होता है इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक, इसके एक पार्ट में, खास करके इसके लेफ्ट पार्ट में मेल पॉपुलेशन होता है, इसके राइट पार्ट में फीमेल का पॉपुलेशन होता है। अब इसके कंपोनेंट देखो क्या क्या है, क्या क्या ये दर्शा रहा है, मेल का पॉपुलेशन हर एज ग्रुप में, फीमेल का पॉपुलेशन हर एज ग्रुप में, एज ग्रुप कितने कितने का है, 4-4 साल का है, और कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो हमको दिखा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन दिखा रहा है, हमारा पॉपुलेशन पिरामिड। अब पॉपुलेशन पिरामिड को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको जरा मैं यहाँ डाल देता हूँ ताकि पिरामिड दिखे। इंटरप्रेट कैसे करते हैं, देखो सब बहुत इजी है। सबसे पहले देखो ये 0 से 4 का एज ग्रुप में देखो सबसे ज्यादा मेल्स और सबसे ज्यादा फीमेल्स 0 से 4 एज ग्रुप में है ना। फिर ऊपर गए नंबर घटा, ऊपर गए नंबर घटा, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है। ये क्या दिखा रहा है, अगर ऐसे कोई पिरामिड है तो वो क्या दिखा रहा है कि इस पूरे पॉपुलेशन में, इस पूरे जनसंख्या में जो बच्चे हैं, जो नीचे के लोग हैं, 0 से 4, 5 से 9, 15 से 19, इनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। यही दिख रहा है तुमको, क्योंकि सबसे जो ब्रॉड ग्राफ है वो किसका है, बेस का है। तो ये कितने हो गए, 0 से 14, ये कौन सा ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है। इसके बाद देखो आगे 15 से लेके ये 65 वाला जो ग्रुप है, ये किनका ग्रुप है, वर्किंग पॉपुलेशन का ग्रुप है। अगर ये ग्रुप छोटा है, श्रिंक है, क्लोज है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कम है। और अगर ये बहुत यहां तक होता, बड़ा होता, इसका मतलब क्या हुआ, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक, फिर ये ऊपर क्या है, 65 से लेके जब तक लोग जिंदा रहते हैं उस कंट्री में, ये क्या है, ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो ये जितना बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, मतलब उतने ज्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं। और ये जितना श्रिंक होगा, जितना छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा, कितने कम बुजुर्ग लोग वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, ये इतना तो आ गए हम लोग, अब एक चीज समझो, यहां वाले जो लोग थे, ये बच्चे 15 साल बाद ये सारे यहां शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। ये वाले बच्चे आज से 15 साल बाद यहाँ इस ग्रुप में शिफ्ट हो जाएंगे, इन ग्रुप्स में। तो ये ग्रुप क्या है, ब्रॉड हो सकता है। तो जब ये ग्रुप ब्रॉड होगा तो इसका प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी कैसी होगी, हाई होगी, क्योंकि यूथ का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये वाली पॉपुलेशन जब हाई होगी तो फिर से नीचे बच्चे और ज्यादा जन्म लेंगे, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि नीचे अगर ब्रॉड है, नीचे अगर बेस उसका ब्रॉड है, तो आने वाले समय में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ठीक, अगर ये वाला कम होता, मान लो ये यहीं तक होता, तो इसका मतलब क्या कि बच्चे वहां पे कम है, आने वाले सालों में यूथ पॉपुलेशन वहां कम हो जाएगा, और यूथ पॉपुलेशन वहां कम हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलिटी वहां पे कम हो जाएगी, प्रजनन दर कम हो जाएगा। वही मान लो ये भी कम है, ये भी कम है, और सबसे ज्यादा ये है, क्या मतलब होगा उसका, कि बुजुर्ग लोग उस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां के लोगों का जो विकास के क्रम में वो बहुत आगे निकल चुके हैं, वो बहुत, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, रहने का फैसिलिटी अच्छा है, तो वो लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं। अब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो तुम्हें पता है कि ओल्ड में जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो फर्टिलिटी रेट्स होता है, वो कम होते हैं। तो जो जहां जिसका ब्रॉड ये टॉप होगा, वहां पे फर्टिलिटी कम होगी। अगर फर्टिलिटी कम होगी तो ये वाला पार्ट अपने आप कम हो जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे वाला अपने आप कम हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात तुमको इसको देख के क्या समझ में आया, मान लो कि ये 0 से 4 वाला एज ग्रुप में यहां तक है, ठीक है, मेल्स, ये मेल्स वाला पार्ट है, और फीमेल्स मान लो कम इतने ही, क्या समझ में आएगा तुमको देख के, कि इस कंट्री में मेल्स का जो, मेल बच्चों का जो जन्म है, मेल्स की जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा है, फीमेल्स की फर्टिलिटी कम है। अब तुमको इसमें समझ में आएगा कि ये नेचुरली हो रहा है या फिर वहां पे कुछ और प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो कि सभी जगह पे ये वाला मेल पॉपुलेशन वाला ये ब्रॉड रहता है और ये फीमेल कम रहता है, तो ये क्या दर्शाएगा कि यहाँ पे सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है, सेक्स रेशियो की स्थिति खराब है। सेक्स रेशियो की स्थिति खराब है तो क्या होगा, उस जगह फर्टिलिटी खराब हो जाएगा, तो ग्रोथ वहां पे पॉपुलेशन का स्लो होगा। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड देख के हम लोग बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, इस तरह का एक पिरामिड होता है, ये सारी बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई तो फिर से देख लो। इस तरह का शेप्स तुम्हें दिखता है। पहले देखो कीनिया का है, कीनिया एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, या फिर यूं कहें तो कम विकसित देश है। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है, यहाँ पे मेल्स होते हैं तुमको पता है, यहाँ पे फीमेल्स होते हैं, तुमको ये भी पता है कि ये 4-4 साल का पॉपुलेशन होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, नीचे बेस ब्रॉड है, बेस कैसा है, ब्रॉड है, तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो होगा, रैपिड ग्रो होगा पॉपुलेशन का आने वाले समय में। वहीं मान लो ये यूएसए का, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट नैरो है और ये वाला पार्ट ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि वहां पे वर्किंग क्लास की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, और बच्चों का जो जन्म का दर है वो कम है, तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, पॉपुलेशन का ग्रो स्लो होगा। अब तीसरा देखो, तीसरा जो हमारी इटली का केस है, इटली का केस देखो क्या है, नीचे देखो सबसे कम है, और ऊपर जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि ओल्ड एज पॉपुलेशन और मिड एज पॉपुलेशन, मतलब बुजुर्ग लोगों का नंबर और वर्किंग क्लास का नंबर ज्यादा है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। तो जब बेस ब्रॉड होगा और टॉप उसका श्रिंक होगा, छोटा होगा, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ तेजी से होगा। अगर ये स्थिति उल्टा हो जाए कि इसका जो ये बेस है वो छोटा हो जाए, यानी ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता हुआ दिखे, तो उसमें जीरो ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब ये इस तरह से तबला की तरह तुम्हें दिखाई दे,
यानी कि बीच में ब्रॉड हो, ऊपर भी थोड़ा कम हो, नीचे भी कम हो, तो स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिखे। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। अब तुम मुझे बताना सोच के कि इंडिया कौन से पॉपुलेशन पिरामिड को फॉलो कर रहा होगा। चलो नेक्स्ट, इस तरह से ये है, नीचे ब्रॉड ऊपर छोटा, तो कैसा होता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होता है। अगर ऐसा हो तब भी एक्सपेंडिंग होता है। अगर इस तरह का हो, ऐसे तंबू की तरह, ठीक है, तो ये स्टेशनरी है, पॉपुलेशन का ग्रोथ धीरे होगा। अब ये तंबू की तरह हो लेकिन नीचे वाला पार्ट देखो ये नैरो होने लग जाए, तो ये कम होता पॉपुलेशन को दिखाता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड को देख के आप बता सकते हो कि वहाँ का सेक्स रेशियो कैसा होगा, वहाँ पे फीमेल्स मेल्स कैसे होंगे, वहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो कैसा होगा, वहाँ पे किस एज में कैसे पॉपुलेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होगा, पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर रहा होगा। ये सारी बातें तुम्हें एक एज सेक्स पिरामिड को देख के समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, समझे? चलें आगे। नेक्स्ट, अगला एक टर्म है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, किसी देश में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल हैं उसका रेशियो होता है। किसी देश में, ध्यान से सुनना, इस पे गलतियां करके आती हैं, किसी देश में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं उसका रेशियो होता है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1000 फीमेल्स पे, अगर किसी कंट्री के पॉपुलेशन में 1000 फीमेल्स हैं तो मेल कितने हैं, इसको सेक्स रेशियो कहते हैं। लेकिन जो हमारा इंडिया है ये थोड़ा इसको उल्टा पढ़ता है, ये कहता है 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो इंडिया के संदर्भ में। बहुत सारे कंट्रीज मेल एंड फीमेल का रेशियो लेते हैं, या यूं कहें कि 1000 फीमेल्स पे कितने मेल्स हैं उसको लेते हैं। लेकिन इंडिया क्या कहता है, नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं। तो इंडिया के सेक्स रेशियो का डेफिनेशन क्या है, फीमेल्स पर 1000 मेल। कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000। ठीक है, ये है हमारा सेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक, समझे? नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो ये पॉपुलेशन डेंसिटी नाम का जो चीज है ना, ये 4-5 प्रकार का होता है। लोगों को एक ही पता होता है, लेकिन हमको अपने एग्जाम के लिए 5 विभिन्न तरह के पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना पड़ेगा। पहला है हमारा एरिथमेटिक डेंसिटी, जिसको सामान्य डेंसिटी भी कहते हैं, सामान्य घनत्व भी कहते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है, पॉपुलेशन को जब, किसी जगह के पॉपुलेशन को जब उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से डिवाइड कर दो तो हमें एरिथमेटिक डेंसिटी मिलता है, जनसंख्या का सामान्य घनत्व मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कहीं पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लिखा हो तो समझना वो एरिथमेटिक डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है, कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल एरिया। मान लो 1 किलोमीटर का एरिया है तो उस एरिया में 100 लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी 100 हो जाएगा, यानी एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, एरिथमेटिक डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ये मानता है कि यार टोटल एरिया का लेके क्या करेंगे, इंसान को जिंदा रहने के लिए तो खेती करना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा, तो हम वो रेशियो लेते हैं जिसमें हम लोग पॉपुलेशन को वहां के टोटल एरेबल लैंड से कंपेयर कर सकें, यानी कि कहीं के जनसंख्या को वहां पे कृषि योग्य भूमि कितनी है, कितने भूमि पे कृषि की जा सकती है, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है। तीसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ठीक है, कृषि घनत्व, वो क्या होता है, कृषि घनत्व को ग्रिफिथ टेलर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने यूज करना शुरू किया था। इसमें ये क्या बताते हैं, पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है डिवाइडेड बाय कितने एरिया में खेती की जा सकती है,
उसका जब रेशियो लोगे तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर डेंसिटी कहते हैं। क्या बताया मैंने? अब दोनों फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल में कंफ्यूज मत होना। फिजियोलॉजिकल में क्या है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरेबल लैंड। एग्रीकल्चर में क्या है? पॉपुलेशन निर्भर ऑन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन जो कि कृषि पर निर्भर है, डिपेंडेंट ऑन कृषि, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, डिवाइडेड बाय टोटल कल्टीवेबल लैंड। समझे तीन चीजें? सॉरी। चौथा है आपका इकोनॉमिक डेंसिटी। जब किसी स्थान के पॉपुलेशन को वहां पे उपलब्ध रिसोर्सेज से हम लोग रेशियो निकालते हैं, यानी कि पॉपुलेशन और संसाधनों के बारे में जब हम लोग जिक्र करते हैं, पॉपुलेशन अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स जब हम लोग निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेंसिटी। ओके। पांचवा है न्यूट्रिशनल डेंसिटी। न्यूट्रिशनल डेंसिटी क्या होगा? जो हमें खाने पीने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, पोषक तत्व पर निर्भर किया जाने वाला जो घनत्व है उसको न्यूट्रिशनल डेंसिटी कहते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप। टोटल एरेबल लैंड नहीं, टोटल कल्टीवेबल लैंड नहीं, टोटल कल्टीवेटेड एरिया नहीं, टोटल एरिया जो कि खाने फूड क्रॉप के अंतर्गत है। इसमें कैश क्रॉप नहीं आएगा, ठीक है? इसमें वन नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ वो क्रॉप्स आएंगे जो खाने के लिए यूज होता है। तो 5 प्रकार का डेंसिटी: एरिथमेटिक, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, नॉर्मल। फिजियोलॉजिकल में क्या है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरेबल लैंड, कितना कृषि की जा रही है भूमि है। अगला एग्रीकल्चरल, पॉपुलेशन जो कि कृषि पे निर्भर है, डिवाइडेड बाय टोटल कल्टीवेबल वाला एरिया। इकोनॉमिक डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन कितना है एंड टोटल रिसोर्स कितना है। न्यूट्रिशनल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन कितना है डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स कितना। ठीक है? तो ये 5 अलग अलग प्रकार के डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द कॉलम आते हैं। ठीक है? मैच द कॉलम आते हैं, फॉर्मूला पूछा जाता है सीधे, तो यू शुड नो कि क्या है उसका। ठीक, चलो ये मेन बातें थी। अब कुछ छोटी छोटी बातें समझो। पहला है रिप्लेसमेंट रेट या फिर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट या रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। हमारे दो सुना है तुमने? हम दो, हमारे नन्हे मुन्ने दो। तो ये दोनों जब मर जाएंगे तो इनकी जगह पे ये दोनों बचेंगे, फिर ये दोनों बड़े होंगे, शादी होगी अलग अलग। मान लो कि ये 2 बच्चे और इनकी शादी होगी, 4 लोग हैं, ये कपल था, ये 4 लोग हैं, इनकी शादी होगी मान लो ऐसे। तो ये भी हम दो हमारे दो करेंगे, है ना? हम दो हमारे दो करेंगे, फिर एक टाइम आएगा ये भी मर जाएंगे, फिर ये 4 बचे। ठीक है? तो फर्टिलिटी का वो लेवल जो कि इनफ है, जितने लोग हैं उतने लोगों को मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या फिर रिप्लेसमेंट रेट। यूजुअली देखा जाए तो पर कपल अगर 2 किड प्रोड्यूस करते हैं सभी पूरे कंट्री में, तो आने वाले समय तक उनका जो पॉपुलेशन का वृद्धि दर है वो उतना ही रहे, बढ़ेगा नहीं, स्टेशनरी हो जाएगा। क्योंकि 2 लोग मरेंगे 2 जन्म ले रहे हैं, 2 मरेंगे 2 जन्म ले रहे हैं, तो ये प्रक्रिया चल रही है। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ओके, समझे? ये जो रिप्लेसमेंट रेट है इसको 2.1 माना गया है कि अगर हर कपल 2.1 बच्चे को करे तो स्टेशनरी ग्रोथ के साथ पॉपुलेशन उतना ही रहेगा। इसको हम लोग रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अब ये देखो, पोस्ट नेटल, नियोनेटल, प्री नेटल, ये सारे कुछ कुछ शब्द आते हैं। नेटल का मतलब होता है बच्चा, नियोनेटल का मतलब होता है जन्म लिया हुआ बच्चा। ठीक है? अब जब पोस्ट नेटल कहूं, मोर्टेलिटी रेट तुमको पता है, बस अभी तुम ये समझना कि नियोनेटल, पोस्ट नेटल ये सारी क्या होती है। पोस्ट नेटल देखो क्या है। ठीक है? जो बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ 28 दिन से 1 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं, 28 दिन के बच्चों से लेके 1 साल तक के जो बच्चे हैं, उसको हम लोग पोस्ट नियोनेटल कहते हैं। और जब पोस्ट नियोनेटल में मोर्टेलिटी लग गया तो मतलब 28 दिन से लेके 1 साल तक के बच्चे का जो मृत्यु दर है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं?
पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट कौन है? 1 साल से कम उम्र वाले सारे बच्चे। बोलोगे सर पोस्ट नियोनेटल में भी वही बात कर रहे थे। पोस्ट नियोनेटल में मैं क्या कह रहा था? 28 दिन से 1 साल। इन्फेंट में मैं क्या कह रहा हूं? 1 साल से कम के सारे। अगला क्या है? पेरीनेटल। पेरीनेटल में क्या आते हैं? लेट प्रेगनेंसी, यानी जब मदर 28 वीक्स प्रेग्नेंट है तब से लेके जन्म के 7 दिनों तक जो लाइव बर्थ हुआ है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेके जन्म तक और फिर लाइव वो जन्म ले लिया तब से लेके 7 दिन, इसके बीच तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग पेरीनेटल कहते हैं। और इस बीच में अगर मृत्यु होती है बच्चे की तो उसको हम लोग पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, समझे? पोस्ट नियोनेटल समझ गए, पेरीनेटल समझ गए, इन्फेंट समझ गए। अब अगला देखो, नियोनेटल है। नियोनेटल कौन लोग होते हैं? जन्म से, लाइव जन्म हुआ, जन्म से लेके 28 दिन की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनको नियोनेटल कहते हैं। तो देखो नियोनेटल कौन है? जन्म से लेके 28 दिन। नियोनेटल के बाद कौन आता है? पोस्ट नियोनेटल। नियोनेटल प्लस पोस्ट नियोनेटल दोनों मत के क्या मिलते हैं? इन्फेंट। और 28 वीक प्रेगनेंसी से लेके 7 दिन तक डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को कुछ होता है या बच्चे की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीनेटल। तो ये शब्द ध्यान में रहना है, तुम लोगों को नोट्स बना लेना। अगला शब्द है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक किसी इलाके में बच्चे का जन्म हुआ, वो लगभग कितने साल जिएगा अगर उसको कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ भी किसी भी कंडीशन में वो रह रहा है, वो कितने साल जिएगा उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि जन्म के समय हम ये प्रेडिक्ट करें, समझने की कोशिश करें कि वो बंदा कितने साल जिंदा रहेगा ऑन एन एवरेज, उस देश का बच्चा, उसको क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमेशा जन्म के समय हम लोग देखते हैं। अगर कहीं का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मदर फादर को पता है कि बच्चा जन्म लेगा तो 70-80 साल जिएगा, तो वहां की फर्टिलिटी कम होती है। बट अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मान लो वो ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे युद्ध ही होता रहता है, ऐसे इलाके में रह रहे हैं फैमिली जहाँ पे बीमारियां ही फैलती रहती हैं, तो क्या होगा? वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। तो बच्चा जब जन्म लेगा, माता पिता को बच्चा पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 साल जिएगा कि 15 साल जिएगा कि 20 साल जिएगा। तो जीवन प्रत्याशा क्या है? कम है वहां का। तो बच्चे लोग ज्यादा पे जन्म देंगे इस उम्मीद में कि हमारे बुजुर्ग होने तक कुछ बच्चे तो बच जाएंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? जन्म के समय हम ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग कितने साल एक बच्चा जिंदा रहेगा। ठीक है, अगला है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होता है एक्चुअली में वो कितने साल जिया, मैक्सिमम एज वो ह्यूमन बीइंग कितना अटेन कर रहा है, मैक्सिमम उनका उम्र कितना हो रहा है, इसको कहते हैं लाइफ स्पैन। तो एक्सपेक्टेंसी जन्म के समय निर्धारित हो रहा है, लाइफ स्पैन मरने के समय निर्धारित हो रहा है। ठीक है, मान लो किसी का जन्म हो वो 80 साल में जाके मरा, तो उसकी लाइफ स्पैन कितना है? 80 साल का है। वो 40 साल में बेचारा मर गया, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना, लाइफ स्पैन कितना है? 40 साल है। ठीक, चलो नेक्स्ट, फिकेंडिटी। फिकेंडिटी क्या होता है? फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ वुमेन टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड को जन्म देने की जो कैपेबिलिटी है ऑफ फीमेल्स, इसको हम लोग फिकेंडिटी से मेजर करते हैं। फिकेंडिटी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम क्या होता है? कि जिस दर से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी दर को बढ़ते बढ़ते कितने समय के बाद उस विशेष क्षेत्र का जनसंख्या अभी की तुलना में डबल हो जाएगा, उसको डबलिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारी आज की। कुछ टर्म्स हमने पढ़ा, पॉपुलेशन पिरामिड हमने समझा, कुछ बातें समझी। इसका प्लीज नोट्स बनाओ, नोट्स आपको समझ में आना चाहिए, तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये सारी बातें क्या थी, खास करके पॉपुलेशन पिरामिड, डेंसिटी और फ्लक्स रेशियो वाली चीजें, क्योंकि गलत करना बहुत कॉमन है, बहुत गलतियां करते हैं। मैं बता रहा हूँ तुमको, आके मुझे कहते हैं कि सर ये गलत हो गया, फिर मुझे भी गुस्सा आता है, उनको रोना आता है जिसका गलत होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का गलत होने की संभावना बहुत अधिक। ठीक है, तो
तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखो आप लोग लाइक नहीं करते हो, कितनी खराब बात है, पढ़ के चले जाते हो। वैल्यू एडिशन हो रहा है अगर आपके प्रिपरेशन में तो लाइक कर दो, वैल्यू एडिशन हो रहा है आपकी प्रिपरेशन में तो कमेंट में बता दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी सेलेक्ट हो जाओगे सब लोग तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरे पढ़ाने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमें भी अच्छा लगेगा, डबल डबल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिए शेयर, अच्छे से पढ़ते रहो। जो भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। कल से हम लोग रिसोर्स ज्योग्राफी शुरू करेंगे। सॉरी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।